अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी करें हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसका है टॉपिक नंबर 13 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, एंड मॉड्यूल नंबर 2 है जिसका टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अच्छा जी, यहाँ पर जस्ट आपको टॉपिक्स दी गिवन है, कोई डिटेल गिवन नहीं है इन स्लाइड्स में। सो मैंने इसके लिए नोट्स बनाए हैं ताकि मैं आप लोगों को ये सारी बातें अच्छे से समझा सकूँ। तो टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं। आप फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, वेयर डू बिज़नेस ऑपरेट, के कौन सा एनवायरनमेंट है, यानी किस एनवायरनमेंट में बिज़नेस ऑपरेट करते हैं, कौन सा एनवायरनमेंट है या होता क्या है, किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं। रेगुलेटर्स के बारे में, CP के बारे में पढ़ेंगे, SBP के बारे में, FBR, देन क्रेडिट प्रोवाइडर्स होंगे, देन लास्ट में फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में। So let's see, the financial environment is the environment related to finances. इसको स्क्रीन हम कर लेते हैं बड़ी बड़ी। ओके, finance that exists in economy around all the business organization which are part of that economy, यानी business में exist करती है, यानी finance से related है क्योंकि financial है। अगर मैं इसकी financial की बात ना भी करूँ तो अगर आपने किसी society में रहना है तो उसका जो environment है वो बहुत ज़्यादा आपको affect करता है, यानी आप एक दूसरे पर हर चीज़ के लिए depend कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर किसी न किसी चीज़ के लिए। So financial environment भी इसी तरह से है, यहाँ पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसके अकॉर्डिंग आपका बिजनेस रन करेगा, आपकी कंपनी और कॉरपोरेशन रन करेगी। अदरवाइज़ आप लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आपका बिजनेस सरवाइव नहीं कर पाएगा अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते। वेदर वी टॉक अबाउट द स्मॉल बिजनेस विच इज़ ऑन बाय इंडिविजुअली और वी टॉक अबाउट लार्ज कॉरपोरेशन और अ कंपनी, ऑल द बिजनेस आर एक्चुअली अफेक्टेड बाय द बिजनेस एनवायरनमेंट। चाहे मैं छोटे की बात करूँ, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, जिस टाइप की भी कॉरपोरेशन हो, कंपनी और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी हो, वो सब क्या हैं, अफेक्टेड होते हैं किससे, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से। अब इसकी ज़रूरत क्यों है, यानी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी। इन दिस एनवायरनमेंट देयर आर डिफरेंट अथॉरिटीज़, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, और इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली इन्वॉल्व विद और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट, सर्विस और एंटरप्राइज। एज सच स्टेक होल्डर्स लाइक वाइज इम्पैक्ट वाई एंड हाउ अ कंपनी डज बिजनेस, यानी आप कह सकते हो यूज़र्स, आपके प्रोडक्ट, किसी सर्विस के यूज़र जो इसको यूज़ करते हैं, आप उसे कह सकते हो स्टेक होल्डर्स, क्योंकि वो भी अफेक्टेड हो रहे होते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट एजेंसीज विच आर सम हाउ रिलेटेड टू ईच अदर एंड दीज बॉडीज़ एक्चुअली अफेक्ट ईच अदर अलॉन्ग विद द बिजनेस ऑर्गेनाइजर। देखें, सपोज करें आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से इन्वेस्टमेंट लाते हो अपने बिजनेस में, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, यानी उसका भी एनवायरनमेंट होगा। इसी तरह से आप अपनी डीलिंग के दौरान आप उसे बताओगे मेरे ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो भी एग्रीमेंट वगैरह साइन होगा तो वो करोगे। या फिर रजिस्ट्रेशन, किसी भी आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, एनवायरनमेंट अफेक्ट करता है दूसरी कंपनीज़ का, ऑर्गेनाइजेशन का। सो वी हैव गॉट सर्टेन rules and regulations which are to be complied by, and when we have got the methods of looking at the way business needs to be conducted, उनको फॉलो करना पड़ता है इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को। फिर मेथड्स देखते हैं कि किस तरह से हम बिज़नेस को कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो पहले देखते हो कि आपके बिज़नेस की नीड क्या है, या फिर कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, या किस तरह से बिज़नेस मैं करूँ कि मेरा जो है बिज़नेस वो प्रॉफिटेबल हो, रन भी करे, ये ना हो कि लॉस में चली जाऊँ मैं। तो इसी तरह से एनवायरनमेंट देखते हो आप, क्या चल रहा है, लोग क्या चीज़ पसंद करते हैं, क्या चीज़ पसंद नहीं करते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही बात की हुई है, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट की रूल्स रेगुलेशंस हैं जिसमें आप एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हो किसी न किसी तरह से। तो अगर आप रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं वो फॉलो नहीं करते, उसके अकॉर्डिंग अपना बिजनेस रन नहीं करते, ऑपरेट नहीं करते, तो क्या होगा, आपका बिजनेस जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता। सो फॉर many business, small or big, and any finance department, it is extremely important that they need to understand the financial environment they exist around them.
एंड इनके सराउंडिंग में जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है ताकि अच्छे से अपना जो बिज़नेस है वो रन कर सकें। मैंने अभी बात की जैसे रजिस्ट्रेशन करवानी हो आपने अपनी कंपनी की तो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना बिज़नेस जो है रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग रन करते हो। Discussion next we will discuss various aspects of this financial environment and what these authorities and agencies or which actually control and regulate and support business organization and the stakeholders in different ways. So this is that focus of our study in this topic of financial environment. अब हमने देखिए आज हमने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का टॉपिक। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसके वेरियस एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, यानी इसमें कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटीज़ या एजेंसीज़ है, या वो किस तरह से इसको बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस को या स्टेक होल्डर्स को डिफरेंट वेज़ में किस तरह से कंट्रोल करती हैं, किस तरह से रेगुलेट करती हैं, यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस है किस तरह से फॉलो करवाती हैं या किस तरह से वो पॉलिसीज़ बनाती हैं। तो ये सारा हम लोग इसमें डिस्कस करने लगे हैं। सो दिस इज दैट फोकस ऑफ आवर स्टडी इन दिस टॉपिक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। फर्स्ट वी विल गो थ्रू सम ऑफ द की पिलर्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट, देन वन बाय वन वी विल टेक अप दीज की पिलर्स, वी विल डिस्कस देयर फंक्शंस, देयर रोल्स इन डिटेल। हमारा ये जो फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का है ये मॉड्यूल 2 से स्टार्ट हो, यानी फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करें हैं फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे बेसिक अभी जस्ट आपको थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगी, यानी आप टॉपिक के बारे में बेसिक आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज़ है और क्या करती है। और नेक्स्ट लेक्चर्स में वन बाय वन हम इन्हें डिफरेंट लेक्चर्स में क्या है वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। सो कुछ हम डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए छोड़ देंगे इन टॉपिक्स के, जस्ट ये देखेंगे ये क्या है और क्या करती हैं, और बाकी जो डिटेल इनसे रिलेटेड जो हैं डिटेल्स हैं या क्या क्या अफेक्ट कर रही हैं ये दूसरी कंपनीज़ पर, तो ये हमारा जो होगा ये डिस्कशन होगी अपकमिंग लेक्चर्स के लिए। सो लेट्स सी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। मैंने आपसे पहले कहा कि कुछ रूल्स, यानी एनवायरनमेंट की बात करें तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज़ या फिर कॉरपोरेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं। अब इन रूल्स और रेगुलेशंस को कंट्रोल कौन करता है, बनाता कौन है, तो वो बनाते हैं सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन बनाती है, ये नेम है, ठीक है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन इन एवरी कंट्री, इन एवरी इकोनॉमी, दिस इज़ वन इंस्टीट्यूशन विच प्लेज द की रोल इन रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस। दे ड्रॉ रूल्स फॉर देयर रजिस्ट्रेशन एंड देयर ऑपरेशन एंड परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शंस। यानी यही इंस्टीट्यूशन है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या फिर कंपनीज कह लें या कॉरपोरेशंस के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। रजिस्ट्रेशन किस तरह से करवा सकते हो, यानी एक कहते हैं ना कोई भी काम करने के लिए पहले एलिजिबल होना चाहिए, यानी आप मेरिट पर आते हो या ना आते, नहीं आते, मेरिट पर आते हो देन ये जो मेरिट इन्होंने सेट किया है, मैं मेरिट की बात इसलिए करी इजीली समझ आ जाएगी आपको, कुछ रूल्स सेट किए हैं इन्होंने कि रजिस्टर करवा सकते हो, अपनी कंपनी लीगल करवा सकते हो आप, कि उनको फॉलो करते हो। अगर आप वो फॉलो करते हो, ये रूल्स वो बनाएगी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन, किस तरह से ऑपरेशन करने हैं, आपका बिजनेस किस तरह से कर सकता है ऑपरेशन, या कौन से ऑपरेशन ऐसे हैं जो उसे नहीं करने चाहिए, एंड परफॉर्म वेरियस अदर फंक्शन, और बहुत सारे और भी फंक्शन है जो ये परफॉर्म करती है। तो ये सारा काम कौन करता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन। In Pakistan, we have Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP), which is involved in regulating the business organization. Before this, the name of this authority was Corporate Law Authority (CLA), and later it was converted into Securities and Exchange Commission. हाँ जी, यहाँ ये तो बात हुई ना कि सबके लिए है कि सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन है, हर मुल्क की अपनी होगी, तो यहाँ पर पाकिस्तान में भी है जिसे सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जो इनको कंट्रोल यानी बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस या कंट्रोलिंग के लिए या रेगुलेट करने के लिए यूज़ होती है, यानी इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी उन्हें चलाने के लिए यूज़ होते हैं, यानी उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए रूल्स बनाते हैं, डिफरेंट फंक्शंस के लिए, डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए रूल्स ड्रॉ करती है। पहले इसका नेम था कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, जिसे CLA कहते हैं, और बाद में इसका नेम रख दिया गया सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है, MCQs में भी आ सकता है कि पहले इसका नेम क्या था।
फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट का पार्ट था, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट का पार्ट था। द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सबको पता है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान द सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि सारे क्या है बैंक्स के से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है ये परफॉर्म करता है। एसबीपी बाय द नेम इज़ एक्चुअली अ बैंक, बट इट परफॉर्म्स मोर फंक्शन देन जस्ट अ कमर्शियल बैंक, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ अ सेंट्रल बैंक। कोई भी चीज़ सेंट्रल जैसे हेड के तौर पे कह लो या सर्वर कह लो, अगर कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। सर्वर और क्लाइंट यानी बाकी जो बैंक्स हैं वो इससे रिलेट करेंगे, इस पर डिपेंड कर रहे हैं, यानी सेंट्रल है ये। एंड सेंट्रल बैंकिंग इन्वॉल्व सो मैनी एक्टिविटीज़ विच एक्चुअली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट ऑल द स्टेक होल्डर्स ऑफ फाइनेंशियल एनवायरनमेंट। ठीक है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिससे यूज़र्स जो हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसके एनवायरनमेंट से क्या है अफेक्ट होते हैं। द बिजनेसेस, द गवर्नमेंट, द पीपल वर एक्चुअली द पार्ट ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशन सम हाउ रिलेटेड टू दीज ऑर्गेनाइजेशन। इनसे रिलेटेड है किसी न किसी तरह से। अगेन वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर ऑन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, दैट इज इन द केस ऑफ पाकिस्तान it is the State Bank of Pakistan, and we will explore that how bank does plays its role towards the people of the country, towards the government which is actually running the state and also the other stakeholders। यानी मैंने आपसे कहा कि मैं टॉपिक्स वन बाय वन यहाँ पर बता रही हूँ जिसको इन डिटेल हम लोग फर्दर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस या कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है आपका जानना उनके बारे में। ठीक है, तो ये फर्दर हमारी डिस्कशन में हमारे टॉपिक्स रहेंगे। एंड द थर्ड आई वुड से द इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन दिस फाइनेंशियल एनवायरनमेंट विच प्लेज अ की रोल इज़ द फेडरल ब्यूरो ऑफ रेवेन्यू। तो एफबीआर के बारे में सुना होगा। इसका काम क्या है, ये टैक्सेस कलेक्ट करती है, लोगों से भी हो सकता है, फाइनेंस और फंड्स कलेक्ट करती है। आपको पता है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी मौशियत है वो ये सारे टैक्सेस पर चलती है। अब ये टैक्सेस बिजनेसमैन से ले सकते हैं, क्योंकि जनरल पब्लिक से लेते हैं। आप पब्लिक से देखें गवर्नमेंट कैसे चलती है, खुद पैसे कमाती है, कैसे कमाती है, वो लोगों से लेती है। जनरल पब्लिक से अब ये तो नहीं है किसी के पास जाती है दे दो मुझे पैसे दे दो, नहीं, ये काम नहीं होता। जो चीज़ें होती हैं उन पर टैक्सेस लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ पर टैक्सेस लगाया जाता है। कोई बिजनेसमैन है तो वो बिज़नेस चलाता है, उसकी जितनी इनकम होती है उस लिहाज से उस पर टैक्स लगता है। उसकी प्रॉपर्टी है, जो भी मशीन, जो भी चीज़ें यूज़ करता है उस पर टैक्सेस लगते हैं। तो ये सारा जो काम है, ये सारे टैक्सेस हैं, ये कलेक्ट करके जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है और क्या है जो कंट्री की इकोनॉमी है उसमें इन्वेस्ट किए जाते हैं, यानी उसको चलाया जाता है। द फंक्शन ऑफ एफबीआर, अब एफबीआर का फंक्शन क्या है, मेनली इंक्लूड्स कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड रिलेटेड थिंग्स, यानी टैक्स कलेक्ट करना है। आप लोगों ने सुना होगा, टीवी में ज़्यादा सुनते हैं, जो टीवी में ज़्यादा देखते हैं तो उनको पता है कि एफबीआर क्या क्या काम करती फिर रही है। ठीक है, एवरी कंट्री, एवरी इकोनॉमी इज़ ऑपरेटेड इज़ रन बाय फंड्स ऑफ फाइनेंस। भाई आपको पता है कोई भी कंट्री फंड्स ऑफ फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकती, एंड दीज फंड्स एंड फाइनेंसेस आर टू बी जनरेटेड फ्रॉम सम सोर्सेज। कहाँ से करेगी, कुछ ना कुछ तो सोर्सेज होते हैं ना, कहीं से कमाना है पैसा। फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज द इकोनॉमीज आर रन ऑन टैक्सेस, ज़्यादा किससे, टैक्सेस पर चलती है। द टैक्सेस विच आर कलेक्टेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक, फ्रॉम द बिजनेसमैन, फ्रॉम द पीपल हु आर एक्चुअली यूजिंग द फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, यानी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी है गवर्नमेंट हो गई और बिजनेसमैन हो गया, मैंने अभी बिजनेस का रेफरेंस दिया था, जनरल पब्लिक हो गई, किस तरह से करते हैं टैक्सेस, एंड मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू टैक्सेस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस, समथिंग विच इज़ द रोल ऑफ द एफबीआर। अब ये टैक्स कैसे कलेक्ट करना है या फिर कितनी अमाउंट में करना है या किस पर कितना टैक्स लगाना है, इससे रिलेटेड जो पॉलिसीज़ कहेंगे ना, इससे जो पॉलिसीज़ हैं वो ये एफबीआर का रोल है कि वो बनाते हैं जिससे भी टैक्स आपने लेना है। एंड पाकिस्तान एफबीआर, अब एफबीआर की बात हुई थी, अब पाकिस्तान में भी है एफबीआर।
Pakistan FBR has gone through certain changes and improvement. I would say development. The laws have changes, but because country like Pakistan needs to increase its taxes collection, and FBR is always being a key pillar in our financial environment. जैसा कि FBR जो पाकिस्तान FBR है उसमें काफ़ी चेंजेस की गई यानी डेवलपमेंट हुई है, तो पाकिस्तान को अपने जो टैक्सेस की कलेक्शन है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है. जो बढ़ाने की बात आती है तो ये की रोल प्ले करती है फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में FBR. ठीक है कि किस तरह से डिसीजन लेने हैं कि किस तरह से टैक्सेस कलेक्ट किए जाएं या क्या पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो इफेक्टिव हों. देन और फाइनेंशियल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू क्रेडिट प्रोवाइडर्स. वी हैव डिस्कस्ड दिस इन अर्लियर लेक्चर्स दैट एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन required finances or credits or credit from different sources. हाँ जी, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में क्रेडिट क्या होता है उधार. अब कोई भी बिज़नेस आप लोग करते हो आपको क्रेडिट लेना भी पड़ता है और देना भी पड़ता है. कोई भी बिज़नेस विदाउट क्रेडिट लिए या दिए सर्वाइव नहीं करता. ठीक है, क्योंकि हमने कैपिटल एसेट की बात की थी. जैसे आपने मशीनरी ले ली, प्लांट लगा लिया और प्रॉपर्टी भी है आपके पास, उसके बाद प्रोडक्शन करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए. जो फाइनेंसेस हैं वो आप लाते हो, किसी से क्रेडिट लेते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके, रिलेटेड हैं किससे, फाइनेंशियल एनवायरनमेंट से. नीड इंपॉर्टेंस क्या है. विदाउट हैविंग अ सिस्टम ऑफ लेंडिंग और प्रोवाइडिंग क्रेडिट इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन और टू ऑपरेट effectively. That's why these credit providers an important part of our financial environment. अब इनसे भी जब आप क्रेडिट लेते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं यानी एग्रीमेंट साइन करवाते हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फॉलो करवाते हो. ऐसे ही है. द फर्स्ट वन यानी क्रेडिट प्रोवाइडर दैट वी विल डिस्कस इन द डिटेल इज़ अ कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक्स है, इनका काम क्या है, प्रॉफिट अर्न करना. जहाँ पर वो बैंक्स, सिंपल बैंक की बात करूँ, जहाँ आप लोग अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हो, ट्रांसफ़र करते हो, विदड्रॉ करवाते हो, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं ये बैंक्स प्रोवाइड करते हैं. ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए होते हैं. इनका पर्पज़ क्या है, प्रॉफिट कमाना. यानी आपको पैसे देते भी हैं, लैंडिंग यानी क्रेडिट देते भी हैं और लेते भी हैं. यानी ये किस तरह से प्रॉफिट कमाते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपसे कहा था, बताया था आपको. ये बैंक क्या करते हैं, जब किसी को क्रेडिट देना होता है तो ज़्यादा पैसों पर और लेना होता है तो कम रेट पर करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न किया जा सके. तो इनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट लें. ठीक है, एक साइड पर ये क्या होते हैं, लेंडर्स यानी उधार, क्रेडिटर्स यानी क्रेडिट दे रहे होते हैं और दूसरी साइड ये क्रेडिट ले भी रहे होते हैं. सो commercial bank is a very common term that we most of the people in the world we all know that the bank which provide us facilities like we open our account, keep our deposits, withdraw money, transfer money and many other facilities are the banks which operate on commercial business. It means that they are actually there to make profit. And we will see that how commercial banks actually generate their profits, but they are the lenders and they are the ones who accept the deposit of the people. ठीक है, तो ये क्या है, लेंडर्स भी होते हैं और एक साइड पर डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट ले भी रहे होते हैं और दे भी रहे होते हैं. सो ये होते हैं कमर्शियल बैंक जिनका बेसिक पर्पज़ क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना. बट देते हैं क्रेडिट, लेते भी हैं. ठीक है, क्रेडिट प्रोवाइडर्स की बात हुई थी यहाँ पर. नेक्स्ट हमारा जो है क्रेडिट प्रोवाइडर वो इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, यानी किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट करवाना, इन्वेस्टमेंट के लिए दे सकते हैं. द बैंक्स विच आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट्स इन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड कैपिटल प्रोजेक्ट्स, द प्रोजेक्ट्स विच आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर वेयर दे कंटिन्यू ऑल्सो टूवर्ड्स द इकोनॉमी बट ऑल्सो टूवर्ड्स द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट एंड रिटर्न ऑफ द पीपल. इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करते हैं, जैसे फार्मर्स की बात करूं, उन्होंने अपनी जो मशीनरी वगैरह लेनी हो तो वो क्या करते हैं, पैसे या फिर फसलों वगैरह में इन्वेस्ट करवा देते हैं. आई थिंक मैंने सुना है कि करके गवर्नमेंट भी कुछ ज़मीनें वगैरह लेकर और इस तरह से उसे अर्न वगैरह करती है. पता नहीं, ज़्यादा मुझे नहीं पता इसका, लेकिन बट इसमें क्या है, ये डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करती है और प्रॉफिट अर्न करती है या रिटर्न लोगों से लेती है. किस तरह से, यानी अगर पैसा दिया जाता है तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगता है, एडिशनल अमाउंट भी तो लोग पे करते हैं, तो उस तरह से वो क्या करती है, प्रॉफिट अर्न करते हैं. ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स भी क्रेडिट प्रोवाइडर्स हैं, देते तो क्रेडिट हैं बट उसमें से भी प्रॉफिट वो अर्न करते हैं. एंड देन वी हैव गॉट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. नॉन बैंकिंग, अब नॉन बैंकिंग इसे क्यों कहेंगे,
क्योंकि जो सेंट्रल बैंक है बाकी तो सारे उसके अंडर काम करते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो गए, इन्वेस्टमेंट बैंक्स हो गए, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उस तरह से इसको डी रेगुलेट नहीं करती जिस तरह से कमर्शियल बैंक दूसरे बैंक्स को करता है। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं क्योंकि उनका क्या होता है पर्पस, जस्ट प्रॉफिट कमाना, ठीक है, प्रॉफिट करवाना, इन्वेस्टमेंट करवाएंगे आपसे और क्रेडिट देंगे और इस तरह से। बट इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। बट वी विल डिस्कस these are also key component or part of financial environment because there are many types of non-banking financial institution. We will discuss again in detail. But they are called non-financial banking financial institution because of the fact क्यों कहा जाता है इन्हें, they are not regulated like commercial banks or investment banks. It means that non-banking financial institutions are not regulated by central bank in such a way as central bank regulates a commercial bank. यानी जैसे कमर्शियल बैंक को जो प्रॉफिट अर्निंग जिसका बेसिक पर्पस होता है उस तरह से रेगुलेट नहीं करता, डील नहीं करता जिस तरह से वो उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डील नहीं करता जैसे वो कमर्शियल बैंक को करता है। बट येस देयर आर रेगुलेशंस, देयर आर रूल्स टू बी फॉलोड बाय दीज कंपनीज और दीज इंस्टीट्यूशन। बट रूल्स रेगुलेशन सबके लिए हैं, चाहे बेशक वो डिफरेंट वे में करता है, इसके अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, बट उसको फॉलो करना भी ज़रूरी है। एंड देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ दीज नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस विच वी विल अगेन डिस्कस एंड एलैबोरेट इन डिटेल लेटर ऑन। रूल्स भी हैं, रेगुलेशंस भी हैं और उसकी टाइप्स भी हैं जिसको हम अपकमिंग लेक्चर्स में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि जस्ट टॉपिक्स का ओवरव्यू ले रहे हैं कि क्या क्या फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में आता है। वन बाय वन अपकमिंग लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। देन इन द फाइनेंशियल एनवायरनमेंट ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इज़ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स एंड अगेन द की फाइनेंशियल मार्केट इज़ द स्टॉक एक्सचेंज। थोड़ा बहुत हमने इसको पढ़ा भी है एंड वी विल डिस्कस अगेन इन डिटेल अबाउट दिस फाइनेंशियल मार्केट्स इन और लेटर लेक्चर्स। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा बहुत हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था, बट इसको डिटेल में हम जो फाइनेंशियल हमारी मार्केट्स हैं इसको डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।